Hey everyone, my name is Shubham Upadhyay and welcome to the newest session of Learn with Legal Edge. So, in this session, we'll be talking about Section 377 of the Indian Penal Code, which talks about unnatural offenses. Fine. So, in this basic session, we'll be talking about what exactly unnatural offenses are, what is its history, and what is the chronology of cases which led to partial decriminalization of Section 377. So, without wasting any further time, let's get started right away. Fine. So, सबसे पहले तो आते हैं हिस्ट्री ऑफ सेक्शन 377. Now, section 377 talks about unnatural offenses. So what exactly are unnatural offenses? Unnatural offenses are, as provided under section 377, are basically establishing a carnal intercourse with a man, woman, or animal against the order of nature. Fine. So that's basically what is made punishable under section, what was made punishable under section 377 back in the year 1860 by the first लॉ कमीशन जिन्होंने हमारा इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया. तो जो लॉर्ड मैकॉले साहब थे, उन्होंने जब ये पूरा का पूरा हमारा इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया अलोंग विद लॉर्ड मैक्लियोड, लॉर्ड जेम्स, लॉर्ड एंडरसन, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे काफी अच्छी खासी डिबेट हुई थी. नाउ हमें ऐसा लगता है कि 377 is the genesis. But if we go back in the year 1550s and rather the later part of 16th century, there we see an act by the name of the Bagri Act. Fine. अगर आप नवतेज सिंह जौहर का केस उठा के देखेंगे तो डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट में इन पूरी क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का जिक्र है. सो इन शॉर्ट में अगर समझे तो बगरी एक्ट एक्चुअली पनिश द ऑफेंस ऑफ सोडोमी. उसके बाद उसी के जेनेसिस के थ्रू हम देखते रहे बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स को इन द कॉमन लॉ, रादर बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स को इन द यूरोपियन रूल या यूरोपियन कॉन्टिनेंट. उसके बाद फिर जब इंडिया की बारी आई तो इंडिया में सेक्शन 377 को इंक्लूड किया गया इन द इंडियन पीनल कोड इन द ईयर 1860. मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट जो बना था 1840 में, उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया. ये तो बेसिक हिस्ट्री थी. उसके बाद जब 1860 में इस चीज को ऐड कर लिया गया, ले लिया गया हमारे इंडियन पीनल कोड में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के कुछ साल बाद ही 1960s में ही ब्रिटिशर्स ने, जब ब्रिटिश हमको छोड़ के चले गए थे, टाटा बाय बाय कर चुके थे, तो उन्होंने अपने घर में जाकर के, यानी कि ब्रिटेन में जाकर के, उन्होंने अपने लॉज को रिलेटेड टू अननेचुरल ऑफेंसेस को बहुत लिबरलाइज कर दिया था. एंड हम लोग उसी सेक्शन 377 को बहुत ज्यादा समय तक कैरी करते रहे. अब आते हैं उनसे रिलेटेड केसेस पे कि ये पूरी की पूरी कहानी सेक्शन 377 की शुरू कैसे हुई. तो देखिए, सबसे पहले आता है नाज फाउंडेशन वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का केस, जिस केस में हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा दैट सेक्शन 377 इज इन अ क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21. आर्टिकल 14 कैसे भाई साहब? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन है. और आर्टिकल 21 कैसे? क्योंकि राइट टू प्रिवेसी का वॉयलेशन है. अब अगर आप सेक्शन 377 का पूरा नेचर देखें तो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द प्रिवेसी, द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ समबडी, जो कि उसकी प्रिवेसी का पार्ट है. एंड स्पेसिफिकली इट डील्स विद द कम्युनिटी ऑफ लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वीर्स, जिसे हम एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं. तो ये आवाज सबसे पहले उठी नाज फाउंडेशन के केस में. दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भाई, ये केस सही है और हमारा 377 को डीक्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, बीइंग अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21. बट उसके बाद आया सुरेश कुमार कौशल का केस. ये केस लगा सुप्रीम कोर्ट में. अब देखिए, फन फैक्ट, जब नाज फाउंडेशन का जजमेंट आया तो वो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया. जब यही मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा यार गजब बेइज्जती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कुमार कौशल के केस में ये डिसाइड किया दैट दिस सेक्शन 377
is not unconstitutional in nature. It is very much constitutional in nature. It is not in violation of Article 14. It is not in violation of Article 21. अब यहां पे एक बहुत अजीब सा एक डेडलॉक बन गया, क्योंकि एक प्रोमिनेंट हाई कोर्ट सारी ही प्रोमिनेंट होती हैं, बट दिल्ली की ये हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये होगा क्या? अच्छा, नवतेज सिंह जौहर हम लोग स्टडी करते हैं एज द पार्शियल डीक्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस ऑफ 377, बट उसके पहले भूमिकाएं भूमिकाएं बनाई जाती हैं। भाई, जब कोई पोइट्री सुनाई जाती है, जब कोई शायरी सुनाई जाती है, जब कोई गजल सुनाई जाती है, तो पहले एक भूमिका बांधी जाती है। तो वो भूमिका कैसे बंधी? उसकी शुरुआत हुई बाय द नालसा केस। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नालसा केस, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर केस के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसजेंडर केस इसलिए क्योंकि अब जितने भी हम गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड फॉर्म्स देखते हैं ना, मैन, वुमेन और अदर का कॉलम, वो आया था, उसकी नींव रखी गई थी बाय द नालसा केस। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम प्रेटी श्योर आप लोगों ने लक्ष्मी, जो रिसेंट अभी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, वो जरूर देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो ये स्पेसिफिक जो केस था नालसा, उसने रिकॉग्निशन दिया ट्रांसजेंडर्स को, और उसके बाद नालसा केस में जैसे ही ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्निशन मिला, उसके बाद हमारा अगला केस आया जस्टिस के एस पुट्टस्वामी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई एम वेरी श्योर एज अ लॉ स्टूडेंट ये पर्टिकुलर केस आपने सुना पढ़ा होगा। अगर नहीं सुना पढ़ा है तो आपने कहीं ना कहीं इसका जिक्र तो जरूर देखा होगा। तो जस्टिस के एस पुट्टस्वामी में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 withholds right to privacy as its predominant inherent right। भाई, inherent right है right to privacy under article 21। तो पूरी तरीके से अगर आप देखो कि जब नास फाउंडेशन आया, उसको ओवररूल किया गया या उसको एक तरीके से गलत सिद्ध किया गया इन सुरेश कुमार कौशल। उसके बाद भूमिकाएं बननी कैसे शुरू हुई? नालसा केस के थ्रू ट्रांसजेंडर रिकॉग्निशन दे दिया गया, हमारे पुट्टस्वामी केस के थ्रू प्रिवेसी की बात कर ली गई। इन दोनों मैटर्स को जब जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि जो दो सेगमेंट्स थे, फाइन, पहला कि भाई प्राइवेसी और दूसरा कम्युनिटी, ये दोनों चीजें मिल गई। और उसके बाद आया हमारा लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस पर्टिकुलर केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, एंड इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट, कि भाई राइट टू प्रिवेसी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, दैट इज व्हाई whatever the persons or an adult does in their room is none of our business, that is their right to privacy। वो उनकी एक इनहेरेंट राइट भी है और एक फंडामेंटल राइट भी है। फाइन, सो दैट्स व्हाट वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर versus Union of India। But most of the students, most of the lawyers, most of the persons who are studying this case, उन्हें लगता है कि सेक्शन 377 का कंप्लीट एब्सोल्यूट रिपील हो गया था आफ्टर द नवतेज सिंह जौहर केस। ऐसा नहीं है। सेक्शन 377 को पार्शियली डिक्रिमिनलाइज किया गया आफ्टर नवतेज सिंह जौहर केस। पार्शियली डिक्रिमिनलाइज करने का मतलब अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो 377 के अंडर पनिशेबल है। नंबर वन, अगर ऐसा कोई भी एक्ट बिना सामने वाली दूसरी पार्टी के कंसेंट के हो तो वो अभी भी पनिशेबल समझा जाएगा। नंबर टू, एनी ऑफेंस, एनी अननेचुरल ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट द एनिमल, that is bestiality, is still punishable in the courts, in the Indian courts under section 377। And number three, any offense against the children will still be made punishable under section 377। And that is the thing that you need to remember for this entire chronology of section 377। It is a very important topic, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इंक्लूडिंग क्लैट। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ योर लॉ एस्पिरेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स, फाइन। And don't forget to subscribe to the channel of Legal Edge। Don't forget to press the bell icon so that whenever हम आपके लिए next video लेके आए, you get proper notification of it। This is me, Shubham Upadhyay, signing off। Thank you so much and bye bye।